तो रेडी हो जाओ एक और धमाकेदार वीडियो के लिए। ये हमारा राजस्थान फिजिकल डिवीजन का पार्ट चल रहा है और इसमें हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र के संबंध में बात कर रहे थे। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के संबंध में अब हमारा चंबल बेसिन का पार्ट जो है वो शेष रहा है। तो हम चंबल बेसिन की भी बात करेंगे इस लेक्चर में। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार बता देता हूं। चंबल बेसिन की भी बात करेंगे और चंबल बेसिन के ही बहाने मैं आपको पूरा चंबल नदी तंत्र याद करा दूंगा। यानी चंबल नदी के संबंध में, इसके अतिरिक्त चंबल की जो सहायक नदियां हैं और चंबल की सहायक नदियों की जो सहायक नदियां हैं और चंबल नदी पर जो जो परियोजनाएं हैं सिंचाई की, विद्युत की या जो भी है पूरी, वो सारा बहुत डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को और चलते हैं राजस्थान के मैप पर और जल्दी से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसके संबंध में हम पढ़ रहे थे। तो ये ब्लू पेन से मैंने स्टार्ट किया और ये भाग जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना है इसको मैप पर ड्रॉ करने की। और वैसे मैं कह चुका हूँ ड्रॉ आप कर ही रहे होंगे। ये है राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र और इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में से हम एक तो माही बेसिन पढ़ चुके हैं और बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ चुके हैं। अर्थात कौन सा हम देख चुके पार्ट, ये ब्लैक पेन से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये माही बेसिन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। और इस माही बेसिन के बहाने मैंने आपको माही और माही की सहायक नदियां और उनकी भी सहायक नदियां और माही पर जो परियोजनाएं हैं काफी डिटेल से आपको बता चुका हूं। तो ये माही बेसिन हो गया। माही बेसिन के अतिरिक्त इसी पूर्वी मैदान के अंतर्गत हमारा बनास बाणगंगा बेसिन भी हो गया, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं। ये हो गया बनास बाणगंगा बेसिन। और इस पार्ट के बहाने मैंने आपको बनास नदी तंत्र पूरा बता दिया, अर्थात बनास और उसकी सहायक नदियां और उनकी भी सहायक नदियां, इसके अतिरिक्त बाणगंगा नदी भी आपको बता दी। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा चंबल बेसिन। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हमारा पार्ट चल रहा है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चंबल बेसिन। ठीक है, सबसे पहले तो इस चंबल बेसिन को मैं शैडो करता हूं। ये ब्लैक पेन से शैडो करता हूं। ये वो भाग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर जब चंबल नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तार कर लेंगे। ये हो गया। इसकी जरा हम देख लेते हैं इसकी सीमाओं का निर्धारण कौन कौन से भाग कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर इधर हम जाएं तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये इधर कौन सी दिशा है, उत्तर। तो इस चंबल बेसिन की पश्चिमी और उत्तरी सीमा का निर्धारण बनास बाणगंगा बेसिन के द्वारा किया गया। ये बनास बाणगंगा बेसिन ही है ना, रेड शेडो कर देता हूं इसको। ये बनास बाणगंगा बेसिन। तो ये चंबल बेसिन की पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी कर रहा है और उत्तरी सीमा का निर्धारण भी कर रहा है। ठीक है साहब। यहां पर अगर आप देखें इसकी ये वाली सीमा, दक्षिणी सीमा, इधर दक्षिण दिशा ही है, तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण राजस्थान के पठार के द्वारा किया गया, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। ये पठार ही है पूरा, ये वाला दक्षिण पूर्वी पठार, या जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। यहां हाड़ा चौहान शासकों का शासन रहा है और इसको हम हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। तो ये इसने इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया। क्लियर है साहब यहां तक? ओके। अब देखो, जो भाग हम पढ़ रहे हैं इसको तो अब मैं हटा देता हूं सारे को। और केवल इस चंबल बेसिन को ये ड्रॉ कर लेता हूं, जो देखने में कैसी शेप में है, कैंची की तरह। ये इस शेप में है, ये लगभग कैंची जैसी शेप हो गई। अब यहां देखो इस चंबल बेसिन की क्या विशेषता है। इस क्षेत्र में एक तो मुख्यतः चंबल नदी प्रवाहित होती है। हालांकि चंबल नदी इस क्षेत्र के अतिरिक्त और भी अलग भागों में भी प्रवाहित होती है और चंबल की जो सहायक नदियां हैं
वो इस क्षेत्र के अलावा दूसरे भागों से भी प्रवाहित होती हुई आती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इस शब्द को मैं अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं चंबल बेसिन। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होना चाहिए, और सवाल यह होना चाहिए कि सर आपने यह बताया था कि कोई भी बेसिन का मतलब यह होता है जिस क्षेत्र में कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं उसको हम बोलते हैं बेसिन। जैसे चंबल बेसिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंबल बेसिन का अर्थ यह हो गया जिस क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित हो रही हैं उस क्षेत्र को हम बोलेंगे चंबल बेसिन। तो आपने सर यह बताया था, लेकिन आप यहां पर केवल इतने से क्षेत्र के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि चंबल बेसिन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो इधर से भी आती हैं, वो इधर से भी आती हैं, वो इधर से भी आती हैं। तो आप इस पूरे क्षेत्र को ही सम्मिलित क्यों नहीं कर लेते? तो मेरा जवाब यह है कि अभी हमारा राजस्थान फिजिकल डिवीजन का पार्ट चल रहा है, और राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। तो चंबल का बेसिन तो बहुत बड़ा है, चंबल के बेसिन में ये वाला भाग भी आ जाएगा, ये, और जो मैंने ये शैडो कर रखा है ये भाग भी है। लेकिन हम राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चंबल बेसिन का भाग बताऊंगा। बात आ गई ना समझ में? मैं आपको सबसे पहले पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंबल बेसिन का भाग बताऊंगा, और इसके बाद जब चंबल नदी तंत्र पूरा पढ़ाऊंगा तो फिर पठारी भाग को भी सम्मिलित कर लूंगा, केवल नदियों के संबंध में। क्लियर? ओके। तो ये मैं अब यहां से इसको हटाता हूं। अब इस चंबल बेसिन की देखो क्या विशेषता है। ये जो भाग हमने शैडो किया, तो इस भाग में एक तो आपको गॉर्ज देखने को मिलेंगे, गॉर्ज जिसको हम बोलते हैं महाखड्ड, ठीक है साहब। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आपको बीहड़ भूमि मिलेगी। क्या होते हैं ये समझाऊंगा अभी। इसके अतिरिक्त आपको यहां निक पॉइंट्स मिलेंगे, निक पॉइंट्स। अब इस चंबल बेसिन के अर्थात पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो चंबल का मैदानी क्षेत्र है, इसकी ये जो विशेषताएं हैं, गॉर्ज या निक पॉइंट्स या बीहड़, ये क्या हैं? तो ध्यान देना। पहले बात करते हैं इस गॉर्ज की, और इमेज की तरफ आप चलो, इमेज देखते हुए बात करते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है, नदी जब इस प्रकार के एक भौगोलिक भाग का निर्माण करती है तो इसको कहते हैं गॉर्ज या महाखड्ड। गॉर्ज या महाखड्ड। अब ये बनते कैसे हैं समझना। कोई भी नदी जब बहती है, मान लीजिए नदी बह रही है, हमको पता है बहता हुआ पानी जगह को काटता है, और पानी जब बहता है जगह को काटता है तो इसको हम बोलते हैं अपर्दन करना। तो अर्थात पानी अपर्दन करता है। अब ये जो पानी है अर्थात नदी का जो पानी है, ये दो प्रकार से अपर्दन करेगा। एक तो यूं अपर्दन कर सकता है इस दिशा में, यानी ऊपर ऊपर की सतह को उड़ा दे, तो ये वाला जो अपर्दन है इसको बोलते हैं पार्श्व अपर्दन। क्या बोलते हैं? पार्श्व अपर्दन, या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब इस प्रकार से नदी अपर्दन करती है अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ जब काटती है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अपर्दन या वर्टिकल। ये हो गया वी से वर्टिकल, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अर्थात पार्श्व अपर्दन, और वर्टिकल का मतलब हो गया ऊर्ध्वाधर अपर्दन। थोड़ा सा और स्पष्ट करूं, मान लीजिए ये एक पहाड़ी या पठारी जो भी क्षेत्र है, इस तरीके से ये यूं है, और कोई नदी प्रवाहित हो रही है, और मैं ब्लैक पेन से आपको बता रहा हूं कि नदी ने क्या किया, इसका ये ऊपर ऊपर का हिस्सा काट दिया यूं। तो जो मैं शैडो कर रहा हूं ये हिस्सा कट गया, तो नदी ने इस हिस्से को कैसे काटा, इस दिशा में, अर्थात यूं हॉरिजॉन्टल। तो इसको बोलते हैं पार्श्व अपर्दन। लेकिन मान लीजिए अगर नदी इसी भाग को, ये आपका वही पहाड़ी पठारी जो भी आप मानो, ये भाग हो गया, और नदी ने इस क्षेत्र को ऐसे काटा, यहां से गड्ढा करती 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 ये एक गड्ढा बना दिया इस तरीके से। तो अब नदी ने इस क्षेत्र का अपर्दन कैसे किया, यूं ऊपर से नीचे की ओर,
और इसी को हमने कहा ऊर्ध्वाधर अपर्दन। और जब नदी इस प्रकार से अपर्दन करती है तो ऐसे भागों का निर्माण करती है जो ये भाग आपको दिख रहा है, और इसी को हम कहते हैं गॉर्ज या महाखंड। ठीक है, जब चंबल नदी राजस्थान में आती है, ये ध्यान देना, जब चंबल नदी राजस्थान में आती है तो यहां चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में ये जहां एंटर करती है, जिसके संबंध में हम बात करेंगे डिटेल से, तो यहां इस जगह से ये गॉर्ज बनाना शुरू करती है और यहां से लेकर ये कोटा तक, इस जगह तक गॉर्ज का निर्माण करती है। तो 113 किलोमीटर लंबा ये गॉर्ज बनाती है चंबल नदी। बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ये गॉर्ज क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा शब्द क्या था कि इस क्षेत्र में हमको बीहड़ भी देखने को मिलते हैं। तो साहब ये बीहड़ क्या है? देखो, चंबल नदी जब बहती है तो ये जगह को काटती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। क्या है ये अवनालिका अपर्दन? इमेज से बात करते हैं। ये देखो, ये आपको उबड़ खाबड़ जगह दिख रही है, गहरी गहरी घाटियां और ये पहाड़ियां आपको दिख रही हैं। तो जब चंबल नदी बहती है तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ये अवनालिका अपर्दन करती है और इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर देती है, और यही कहलाते हैं आपके बीहड़। आपने जरूर सुना होगा, चंबल नदी के क्षेत्र में ये बीहड़ अर्थात इस तरह की जगह हैं जो डाकुओं के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी, इसीलिए आपने सुना होगा चंबल के डाकू। तो इनको बोलते हैं बीहड़, और अवनालिका अपर्दन से ये बने। नालिका अपर्दन, और ये ध्यान रख लेना, राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा किया गया। अब ये जो बीहड़ हैं ये सबसे ज्यादा आपको देखो कहां देखने को मिलेंगे। राजस्थान का एक तो ये जिला धौलपुर, इसके अतिरिक्त करौली, इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर। तो सबसे ज्यादा आपको ये बीहड़ इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। इसके अलावा आपको कोटा में भी देखने को मिलेंगे, बारा में भी देखने को मिलेंगे, झालावाड़ में भी देखने को मिलेंगे बीहड़, लेकिन यहां पर ये सबसे ज्यादा बीहड़ देखने को मिलेंगे। अब ये जो चंबल नदी ये जो बीहड़ का निर्माण करती है, तो इस क्षेत्र में टोटल जो बीहड़ का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंबल नदी द्वारा निर्मित जो बीहड़ हैं, इनका टोटल क्षेत्रफल है 4500 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4500 किलोमीटर स्क्वायर। हर डाटा को याद रखना, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो टोटल बीहड़ का क्षेत्रफल तो यह आ गया, लेकिन एक सवाल इस प्रकार से भी पूछा गया है कि इस चंबल बेसिन के अंतर्गत जो सबसे लंबी बीहड़ पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो भी ध्यान रखना, उसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। सबसे लंबी जो बीहड़ पट्टी है उसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। लगातार एक पट्टी है और वो आपको देखने को मिलेगी कोटा से और बारां के बीच में। और भी बीहड़ पट्टी है, लेकिन ये सबसे लंबी बीहड़ पट्टी है। क्लियर? थोड़ा सा और ध्यान देना कि ये जब इस प्रकार से बीहड़ बनते हैं ना, तो इस क्षेत्र को कहते हैं डांग क्षेत्र। क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। यानी अनियमित ये जो पहाड़ियां बनती हैं इनको डांग क्षेत्र कहा जाता है। और राजस्थान के करौली जिले को कहा जाता है डांग की रानी। ये आ जाओ करौली पे, ये करौली जिला, करौली को कहते हैं डांग की रानी। क्लियर यहां तक? तो ये दूसरा शब्द भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर था तीसरा शब्द कि चंबल बेसिन में हमको निक पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, निक पॉइंट्स क्या है कि नदी जब बहती है तो अचानक से अगर किसी क्षेत्र को बहुत ज्यादा काट दे तो वहां स्लोप ज्यादा हो जाता है और वहां से फिर नदी को एक प्रपात या झरना बनाना पड़ता है। मैं इमेज के साथ बात करता हूं। ये इमेज देखो, यहां से ये नदी बहती हुई आई और यहां देखो अचानक से ये तीव्र ढाल आ गया। ये तो इस प्रकार की ये जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं निक पॉइंट्स। और यहां से क्या होगा? नदी को गिरना पड़ेगा। और यहां से जब ये गिरेगी नदी तो ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरेगी और एक प्रपात का निर्माण करेगी। प्रपात का मतलब होता है झरना। ठीक है? तो प्रपात अलग चीज है और ये निक पॉइंट ये अलग चीज है। क्लियर? तो हमने चंबल बेसिन की बात करी। कौन से चंबल बेसिन की? पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंबल बेसिन की। और मैंने आपको चंबल बेसिन की सीमाएं बताई और यहां की स्थलाकृति कैसी है उसके बारे में मैंने आपको बात की।
एक बात और समझ लेना कि यहां उबड़ खाबड़ जगह है, बीहड़ है, तो यहां की जो भूमि है उसको बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, या हिंदी में उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। उत्खात मतलब इस तरीके से ये आपको पहाड़ियां दिख रही है ना, ये तो बड़ी बेकार लगती हैं देखने में, इसीलिए इसको बोलते हैं बैड लैंड यानी बेकार भूमि। तो बैड लैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति, तो चंबल नदी के द्वारा ये बैड लैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। मैं लिख देता हूं, उत्खात स्थलाकृति। क्लियर है भैया यहां तक? तो अब इसको तो मैं हटाता हूं और अब मैं आपके साथ बात करता हूं चंबल रिवर की। और चंबल रिवर की बात करते हुए मैं आपके साथ में चंबल नदी, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियों की सहायक नदियां, उनकी विशेषताएं और चंबल नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के लिए या विद्युत के लिए काम में आती हैं, ये सारा सब बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो बहुत पेशेंस के साथ आप बैठना। अब चंबल नदी की जब मैं बात कर रहा हूं और चंबल की सहायक नदियों की भी जब मैं बात करूंगा तो हमको इस क्षेत्र की नदियां भी लेनी पड़ेंगी। ये वाला जो भाग है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मैं यहां पर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की विशेषताओं की बात नहीं करूंगा, ये तो मैं आपको जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा, अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बाद जब आपको दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र पढ़ाऊंगा तब इस क्षेत्र की बात करूंगा। लेकिन यहां जब मैं चंबल नदी के बारे में बता रहा हूं तो इस क्षेत्र में जितनी भी चंबल की नदियां हैं उनकी मैं यहां पर बात करूंगा, इसीलिए मुझे इस क्षेत्र को सम्मिलित करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक। अब हम चलते हैं एक बार चंबल नदी कहां से निकल कर आई, तो इसके लिए आ जाओ आप यहां पर। यह एक जगह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। यह मध्य प्रदेश में इंदौर, इंदौर में एक जगह है महू। महू में कुछ पहाड़ियां हैं, जना पाओ की पहाड़ियां, जना पाओ की पहाड़ियां। ठीक है साहब, यहां से ये निकलती है, यहां से निकलने के बाद ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, ये बह रही है राजस्थान की तरफ, ये गई, यहां से आते 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 यहां इसने टच किया राजस्थान को। तो राजस्थान को इसने कहां टच किया? इस जगह, ये जिला है चित्तौड़। इसने मध्य प्रदेश से यहां से और यहां तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय की। यह दूरी हमको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ किताबों में यह दूरी दी हुई है 315 किलोमीटर, कुछ में दी हुई है 300 किलोमीटर के आसपास, कुछ में दी गई है 226 किलोमीटर। तो जहां पर अलग अलग दूरियां हैं उन दूरियों की बात नहीं करेंगे और अलग अलग जो डाटाज दिए हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जब यहां गई तो थोड़ा सा समझना, यहां ज्यादातर जो भाग था यहां से यहां तक बहते हुए ये बहुत संकरे रास्ते तक चलती है, संकरा मार्ग आता है वहां ये बहती है। लेकिन जब ये राजस्थान के चित्तौड़ के पास पहुंचती है इस जगह, तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई हो जाती है 300 मीटर। तो यहां इस जगह पर राजस्थान में एंटर करने से पहले इस जगह पर इसकी चौड़ाई काफी बढ़ जाती है और ये हो जाती है 300 मीटर। बात आई समझ में? अब ये यहां पर जब भैंसरोडगढ़ में एंटर किया इस नदी ने, तो भैंसरोडगढ़ से चौरासीगढ़ में जब एंटर किया तो इस चौरासीगढ़ से ये गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज में समझा ही चुका क्या है, तो यहां से ये गोर्ज का निर्माण करती है और यहां तक ये कोटा तक इस गोर्ज का निर्माण इसने किया। ठीक है, अब ये जो गोर्ज है यहां मैं एरो करके लिखता हूं गोर्ज, ये गोर्ज है आपका 113 किलोमीटर लंबा, जो कहां से है आपके सी यानी चित्तौड़ से और के यानी कि कोटा तक। क्लियर है भैया बात यहां पे? ठीक है, थोड़ी सी और बात समझना कि यहां पर जब इसने राजस्थान में एंटर किया तो उससे पहले इस नदी पर एक डैम बना हुआ है यहां पर, और यह है मध्य प्रदेश में, जिसको मैंने ब्लू से स्पॉट किया। यह एक बांध बना हुआ है और यह बांध है गांधी सागर बांध। यह एरो करता हूं मैं, गांधी सागर बांध। बात करेंगे बहुत डिटेल से, सारी परियोजना बता दूंगा। अब जब यह बांध आया
तो लगे हाथ मैं बाकी के बांध भी बना लेता हूं ताकि कनेक्ट रहे सारी चीजें। इसी पर एक और बांध ये मैंने स्पॉट किया यहां ब्लू, ये इस पर बना हुआ दूसरा बांध है जो राजस्थान में है, और ये है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये मैंने एरो किया, राणा प्रताप सागर। इसी पर इसके आगे एक और बांध बना हुआ है जो कोटा और बूंदी की बॉर्डर पे है। इस नदी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं एक बार, ये यहां कोटा बूंदी की सीमा पर बही, फिर बूंदी में गई, पूरा कंप्लीट कर दूं एक बार इसको। यहां से फिर ये सवाई माधोपुर जिले में गई, सवाई माधोपुर के पलिया से इसने बॉर्डर बनाई राजस्थान मध्य प्रदेश की, फिर आगे बहती हुई और ये धौलपुर, और धौलपुर से फिर आगे चली गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है साहब। अब यहाँ ये जगह नहीं है तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको यहाँ नीचे बना के बता देता हूँ। ये यहाँ ये चंबल नदी यूँ आ रही थी, फिर ये चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आपके कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, यहाँ तक ये गई। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ये एक नदी से मिल जाती है और वो नदी है यमुना। कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इटावा जिले की एक जगह है मुरादगंज। मुरादगंज में ये यमुना से मिल जाती है, यमुना में ले जाकर अपना पानी छोड़ देती है। तो नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर बना दिया। वापस मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। हम बांधों को ड्रॉ कर रहे थे, तो पहला गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, फिर राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़ में है, तीसरा इसी पर एक बांध बना हुआ है यहां जो कोटा और बूंदी की बॉर्डर पे है। कोटा और बूंदी की बॉर्डर पे है तो इसका राइट हिस्सा यानी इधर का हिस्सा तो कोटा में आ गया और इधर का हिस्सा बूंदी में आ गया। ठीक है, अभी तो केवल इसको नाम दे देते हैं। इसका जो नाम है वो है आपका जवाहर सागर बांध, या जिसको हम कोटा डैम भी बोलते हैं। ध्यान देना, मैं कोटा बैराज नहीं कह रहा हूं, कोटा डैम कह रहा हूं। और इसी के आगे एक और बांध बना हुआ है यहां कोटा जिले में इस जगह, और इसको कहते हैं कोटा बैराज। ठीक है साहब, ओके। अब यहां अगर बांधों का आप क्रम देखें तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पहले गांधी सागर बांध, फिर चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा और बूंदी की बॉर्डर पे जवाहर सागर बांध, और फिर कोटा में आ गया आपका कोटा बैराज। तो ये 4 बांधों का क्रम है। एग्जाम में आपसे शुरू से अंत की ओर भी इनका क्रम पूछ सकता है, अंत से शुरू की ओर भी इनका क्रम पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर शुरू से अंत की ओर पूछे, स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर, तो पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। लेकिन लास्ट से और फर्स्ट की तरफ पूछे तो पहले क्या देंगे आप? कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर। क्लियर? अभी केवल इतना ही लिखते हैं। अब देखो, ध्यान देना, यहां पर ये नदी टोटल कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है? कुछ और बातें कर लें इससे रिलेटेड। तो टोटल आपने जिले देख लिए, राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी प्रवाहित हो रही है। कौन कौन से जिले हैं? क्रम आपने देख ही लिया। पहले आया आपका चित्तौड़, ये चित्तौड़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। तो राजस्थान के 6 जिलों में गई। इसको एक टेक्निक से याद रख लेना, जिले क्रम, उसमें क्रम के अनुसार ही मैंने ये ट्रिक बनाई है। ये एक लड़का है जिसका नाम है चीकू, और आपके पास में एक तो ये कार है, ये कार, और एक आपके पास में बस है। तो आपने चीकू से कहा कि चीकू, एक तो बस को धोना है बेटा और एक कार को धोना है। तो आपने कहा चीकू बस कार धो, यानी बस को भी धो दे बेटा और कार को भी धो दे। तो इस ट्रिक में चंबल नदी जिन जिलों में क्रम के अनुसार प्रवाहित होती है वो जिले क्रमानुसार आ गए। ची से हो गया चित्तौड़। अब ये कू में केवल क्या ध्यान रखना, कैसे हो गया? कोटा। बै का मतलब हो गया बूंदी, सै का मतलब हो गया सवाई माधोपुर, कार का मतलब हो गया करौली, और धो का मतलब हो गया धौलपुर। तो ये जिले हो गए चंबल नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, क्रम के अनुसार हो गए। ठीक है, ओके। अब यहां कुछ और बातें आप ध्यान देना। पहले एक बार मैं इस सारे को तो हटा देता हूं ताकि बाकी चीज आपको और समझा सकूं। तो चंबल नदी को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये एमपी से, फिर चित्तौड़ में, फिर कोटा में, कोटा के बाद फिर ये गई बूंदी में, उसके बाद फिर ये सवाई माधोपुर में, यहाँ से ये बॉर्डर बनाई इसने पलिया से, और फिर आगे ये गई, और फिर ये
उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज में यमुना नदी से मिल गई। एक बार हम बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ के बारे में, अर्थात यहां से मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के इटावा तक, ये तो टोटल जो हमको लंबाई इसकी दी हुई है, कुल लंबाई ये दी है 965 किलोमीटर या 966 किलोमीटर। 965 भी देखने को मिलती है, 966 भी, लेकिन इसकी जो राजस्थान में लेंथ दी हुई है वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दी गई है। जैसे एक किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हरिमोहन सक्सेना की, उस किताब में तो इसकी लंबाई दी गई है 135 किलोमीटर। ये लिख देता हूं राजस्थान में। लेकिन एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट है प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर चंबल नदी की जो राजस्थान में लेंथ दी गई है वो दी गई है 252 किलोमीटर। ठीक है साहब, लेकिन ज्यादातर सोर्सेज में यही लेंथ दी गई है, तो हम इसी लेंथ को पकड़ लेते हैं। वैसे भी एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही विकल्प दिया जाएगा, जो भी विकल्प दिया जाए लेंथ के संबंध में आपको उसी पर टिक करना है। अगर दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो फिर विवादित प्रश्न हो जाएगा। तो अगर 135 किलोमीटर की लेंथ को हम पकड़ते हैं तो राजस्थान में इसका अगर परसेंटेज निकालें तो 13.98% के आसपास आता है, और इसको मैं लगभग लिखता हूं 14%। यानी चंबल नदी की राजस्थान में जो टोटल लंबाई है वो इसकी कुल लंबाई का 14% है। क्लियर? अब देखो ध्यान देना, ये राजस्थान की अगर ये लंबाई पकड़ते हो, ये लंबाई है, तो इतनी लंबाई की राजस्थान में कोई भी नदी नहीं है। इसीलिए चंबल नदी जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि साहब राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी या राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो उन सारी बातों को दिमाग से निकालकर और कचरे के डब्बे में डाल देना। जो मैं कह रहा हूं बस उस पर ध्यान रखना, उसको ही आप याद कर लेना, बहुत है। ठीक है भाई, चंबल नदी राजस्थान में भी बह रही है, मध्य प्रदेश में भी बह रही है, उत्तर प्रदेश में बह रही है, तो इसका मतलब ये तीनों राज्यों की ही नदी है। अब राजस्थान की नदी है तो टोटल इसकी लंबाई काउंट करेंगे, टोटल लंबाई 966 या 965 किलोमीटर है। तो इतनी लंबाई की राजस्थान में कोई नदी नहीं है, इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो ये है। लेकिन पूर्ण बहाव क्षेत्र के आधार पर हम बात करते हैं तो बनास नदी आती है। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। यहां से ये एक जिला है राजसमंद, और यहां से एक नदी बहती है आपके राजसमंद में, कुंभलगढ़ में, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, बनास नदी। यहां से निकली, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर में जाके इस चंबल से मिल गई। तो आपने गौर किया होगा ये जो नदी है इसको हम बोलते हैं बनास नदी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस नदी का उद्गम भी राजस्थान से हुआ और इस नदी का अंत भी राजस्थान में हो गया। तो पूर्ण बहाव, इस नदी का पूरा बहाव राजस्थान में है, और पूरा बहाव टोटल कितना है? 480 किलोमीटर। हालांकि इसके संबंध में जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर स्पष्ट कर दिया था कि इसके संबंध में भी हमको अलग अलग लंबाई देखने को मिलती है। वही प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। तो जो भी है 512 किलोमीटर है या 480 किलोमीटर है, इस नदी की जो लंबाई है वो केवल राजस्थान में अगर हम काउंट करें तो सबसे ज्यादा हो जाती है। अर्थात इसका जो पूरा बहाव है, पूर्ण बहाव है, उस आधार पर अगर देखें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो फिर अब ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राजस्थान की पूर्ण बहाव क्षेत्र के आधार पर तो सबसे लंबी नदी बनास है, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल नदी है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब चंबल से रिलेटेड कुछ और बात करना कि चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, राजस्थान के पूरे अपवाह क्षेत्र का 20.9% है, 20.9%। मैं अपवाह क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जल ग्रहण क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है तो यह भी ध्यान रखना, 31,242 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका अपवाह क्षेत्र और राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.9% है। और ये हमको पता है कि चंबल नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदी है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कैसे, इसको भी स्पष्ट कर देता हूं। ये देखिए गूगल से ली गई सैटेलाइट इमेज है। यहां पर अगर हम चंबल को ड्रॉ करें तो यहां इस जगह ये है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में वो इंदौर जिला, इंदौर में महू, महू में आपके जनापाव की पहाड़ियाँ यहाँ से निकली। यहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर की ओर बहना शुरू करती है, आगे उत्तर पूर्व की ओर जाती है और फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद यहाँ पर ही आ जाती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से एक नदी आती है आपकी यमुना नदी, और यमुना नदी आगे जाके मिल जाती है आपकी गंगा नदी से, और गंगा नदी जो है ये इधर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो चंबल नदी है ये यमुना से मिली और यमुना गंगा से मिल गई, तो फाइनली ये कहां पर पहुंची? बंगाल की खाड़ी में पहुंची, इसीलिए हमने इसको कहा बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदी। ठीक है, ओके। अब यहां पर आ जाइए भैया, ये मोटी मोटी बात तो हो गई, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं फिर से अब इस चंबल को ड्रॉ करता हूं। अब कुछ और बातें इसके संबंध में करते हैं, और अब एक एक करके इसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां, और जो जो विशेषताएं हैं उनको हम लेते हुए चलते हैं। तो ये है आपकी चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से आई और आगे ये गई राजस्थान में, चित्तौड़ में एंटर किया। चित्तौड़ में कहाँ? चौरासीगढ़ में। फिर चौरासीगढ़ से आगे कोटा तक इसने गोर्ज बनाया 113 किलोमीटर लंबा। फिर आगे बूंदी में गई, फिर सवाई माधोपुर में गई, पड़िया से इसने राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाई, आगे प्रवाहित हुई और फिर करौली, धौलपुर, और फिर ये चली गई उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? ओके। अब ध्यान देना भैया, ये राजस्थान में जब आई तो राजस्थान में हमको पता है यहां पर आई, ये है आपका चौरासीगढ़। आगे जब ये गई तो यहां एक जगह आती है आपकी, एक मिनट, यहां एक जगह आती है आपकी भैंसरौड़गढ़। ये कलर अलग ले लेता हूं क्योंकि ब्लैक डॉट इसमें और भी है, ये ले लेते हैं। ये एक जगह आती है आपकी यहां पर भैंसरौड़गढ़, और भैंसरौड़गढ़ में इसके साथ एक नदी मिलती है। वो नदी आपके यहां से मिलती है, ये आई और यहां पर इससे मिल गई। इस नदी को बोलते हैं बामणी या ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? बामणी नदी। तो ये आपको दिख रहा है चित्तौड़ से ही आई और चित्तौड़ में ही चंबल नदी से मिल गई। चित्तौड़ में कहां से आई? तो चित्तौड़ में यहां पर इस जगह एक गांव है, और वो गांव है हरिपुरा गांव। हरिपुरा गांव, हरिपुरा गांव से निकली और भैंसरौड़गढ़ में इस चंबल नदी से मिल गई। याद रखना बड़ा आसान है। कौन सी नदी है? बामणी नदी। तो ये याद रख लेना कि एक ब्राह्मण है, वो हरि की भैंस रखता है। ब्राह्मण है, वो क्या करता है? हरि की भैंस रखता है। तो हरि का मतलब हरिपुरा गांव से निकली और भैंस का मतलब भैंसरौड़गढ़ में ये मिल गई। क्लियर है यहां तक? ओके साहब। अब देखो, ये जब आगे प्रवाहित हुई, यहां जब ये आगे प्रवाहित हुई तो भैंसरौड़गढ़ में जब ये दोनों नदियां मिली, उसके बाद आगे 6 किलोमीटर तक और चलती हैं। मैं एक अलग जगह यहां ड्रॉ करता हूं कि ये भैंसरौड़गढ़ है। भैंसरौड़गढ़ में ये इधर से तो ये चंबल आ ही रही है, ये इधर से आके आपकी बामणी नदी मिल गई जो हरिपुरा गांव से निकली और भैंसरौड़गढ़ में मिल गई। अब इसके बाद ये 6 किलोमीटर आगे और चलती हैं, इतना 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर ये चंबल नदी एक पहाड़ से, ये है आपका पहाड़, और इस पहाड़ से ये नीचे गिरती है। ये लो साहब, किस जगह पर? भैंसरौड़गढ़ में ही। और एक झरना बनता है, और ये झरना है चूलिया जल प्रपात। क्या बोलते हैं इसको? चूलिया जल प्रपात। इसकी हाइट है 18 मीटर, और ये ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? ये देख लो यहां पर, ये वाला। ये जो जलप्रपात है, यहां ये नदी गिर रही है, तो ये चूलिया जलप्रपात है जिसकी हाइट 18 मीटर है। इससे पहले चंबल और बामणी नदी मिलती हैं, और ये फिर बाद में आगे चल के प्रपात बनता है जो भैंसरौड़गढ़ में है। क्लियर? वापस इमेज की तरफ आ जाओ। तो ये तो हो गई आपकी बामणी नदी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, यहीं पर इससे एक नदी और मिलती है भैंसरौड़गढ़ में, और वो नदी है ईज नदी। कौन सी नदी? ईज। तो एक नदी और मिला देते हैं, या रेड की बजाय दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो गई आपकी ईज नदी, यहीं पर मिलती है। तो अब इसके संबंध में मैं यहां एरो करके लिख देता हूं। कौन सी नदी बता रहा हूं? ईज नदी। और ये ईज नदी जो है ये भैंसरौड़गढ़ से निकलती है और वहीं पास में जाके चंबल नदी से मिल जाती है। छोटी सी नदी है लेकिन फिर भी ध्यान कर लेना।
जैसे इस मैप पे भी अगर आप समझो तो यहाँ पर ये हमने बना ही रखा है, ये चंबल नदी हो गई, ये आपके बामणी नदी हो गई, यहीं पर एक और नदी मिलती है ईज नदी, जो भैंसरोडगढ़ में इससे मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक? ओके साहब। अब ये नदियाँ मिल गई, अब चंबल नदी आगे गई, और आगे गई तो यहीं भैंसरोडगढ़ से आगे एक जगह आती है जिसको हमने ये ब्लू स्पॉट कर दिया, ये वाली जगह, और ये जगह है आपकी रावत भाटा। रावत भाटा, जहां पर एक बांध बना हुआ है, वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। इस बांध को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है साहब। अब इसके बाद क्या हुआ, ये नदी फिर आगे गई और आगे चलकर इसने कोटा जिले में एंटर किया। चित्तौड़ से निकलकर कहां गई? कोटा में। अब कोटा में जब ये यहां पहुंची तो नीचे से एक और नदी आई, ये नदी आई, ये आई 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 और फिर यहां पर कोटा में इस जगह पर ये चंबल से मिल गई। इसको तो मैं हटा दूं एक बार ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये राणा प्रताप सागर बांध को हटा दिया, ठीक है। अब ये जो नदी आकर मिली, ये नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध। कहां से आ गई ये आई एमपी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, देवास की पहाड़ियां, इसको हटा देते हैं एक बार। ये है साहब एमपी से आई, एमपी में पहाड़ियां हैं देवास, देवास की पहाड़ियों से आई। ये राजस्थान में आई, राजस्थान में इस जगह एंटर किया, देखो ये झालावाड़ की ये जगह है। और ये प्रॉपर गांव का नाम ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। ये गांव है रायपुर। तो राजस्थान के झालावाड़ के रायपुर में एंटर किया, JH यानी झालावाड़। आगे गई फिर ये, और झालावाड़ और फिर कोटा के नोनेरा में, इस स्थान पर, इसको बोलते हैं नोनेरा। नोनेरा, यहां पर ये चंबल से मिल गई। हालांकि देखो इसका अगर मैप बनाए तो ये थोड़ा सा मुझे इसको घुमा के यहां से लेना पड़ेगा। ये इस जगह से ये आई, यूं इस तरीके से जाती है, ये यूं ऐसे मिलती है। क्लियर है ना? ठीक है साहब। तो ये काली सिंध की बात हो गई, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाकी मैं इसको हटा देता हूं कि ये नोनेरा में मिल गई। अब क्या हुआ, यहीं पर कोटा में ही एक और नदी इससे मिलती है, और वो नदी आती है आपके यहां से, इस जगह से, ठीक है। यहां से आई और कोटा में ही चंबल से मिल गई। इस नदी का नाम है आलनिया। कौन सी? आलनिया नदी। तो ये मैं एरो यहां कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो चीजें। ये मैंने यहां लिखा, वहां जगह नहीं है, और ये नदी है आपकी आलनिया। अब ये आलनिया नदी यहां कहां से निकली, ये कौन सी जगह है? तो यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ के बीच में, ये कुछ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को बोलते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, इनके संबंध में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के बीच में आ रही हैं, ठीक है। इनकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, अर्थात इस तरीके से आधे चांद के समान है, यूं। और इनका जो ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बता चुका हूं। तो यहीं पर इन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से कोटा जिले में से ये आलनिया नदी निकलती है और कोटा में ही चंबल नदी से मिल जाती है। क्लियर? ठीक है साहब। इसको मुकुंदवाड़ा को हटा देते हैं, आलनिया नदी की बात तो हो ही गई, ये लो, और इसको भी हटा दिया। अब आगे क्या हुआ, अब ये चंबल नदी कोटा के बाद फिर आगे जाती है, और आगे इसने एंटर किया यहां बूंदी में। ये बूंदी जिला आ गया, ये दिख रहा है ना, ये बूंदी आ गया। और बूंदी जिले की एक तहसील है केशोराय पाटन। कौन सी? केशोराय पाटन। और यहां इस केशोराय पाटन में इस चंबल नदी का जो तल है वो सबसे ज्यादा गहरा है, अर्थात इसका जो बॉटम है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा गहराई पर कहां है? केशोराय पाटन में। और ये केशोराय पाटन कहां है? बूंदी में है। क्लियर है यहां तक? ठीक है साहब। अब यहां ध्यान देना, यहां कुछ और नदियां इससे मिलती हैं, तो इनको तो मैं हटा देता हूं। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा,
थोड़ा सा स्पेस हो जाए ताकि अच्छा अच्छा आपको समझ में आए। ये हटा दिया। यहां पर बूंदी में इससे एक नदी और मिलती है और वो नदी है कुराल। ठीक है, कुछ जगह हमको मेज की सहायक भी बताई हुई है, लेकिन समझ लेना आप। यहां से एक नदी निकलती है भीलवाड़ा से और ये आते 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 और यहां बूंदी में मिल जाती है। कौन सी नदी बता रहा हूं? कुराल नदी। ये कुराल नदी। तो ये कुराल कहां से आई? ये आई ऊपर माल के पठार से निकली और बूंदी में जाकर मिल गई चंबल नदी से। अब ये ऊपर माल का पठार क्या बला है समझना। ये है राजस्थान का भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया। ये है चित्तौड़। चित्तौड़ में एक जगह है भैंसरोडगढ़। ये पढ़ ही रहे हम। भैंसरोडगढ़ से और बिजोलिया के बीच का ये जो पठारी क्षेत्र है इसको कहते हैं ऊपर माल का पठार, जिसके संबंध में पहले भी बताया है। इसी ऊपर माल के पठार से कुराल नदी निकली और निकलने के बाद बूंदी में जाकर और चंबल नदी से मिल गई। बात आई समझ में? ठीक है, इस कुराल नदी को हटा देता हूं। इसके बाद ध्यान रखना, यहीं से एक और नदी निकलती है। वो नदी है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। यहां से निकली इस जगह से। ये जगह है बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, जहां राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन हुआ था। यहां से निकली, बूंदी में गई। बूंदी के बाद यहां पर बूंदी और कोटा की सीमा के पास में बूंदी जिले की, और ये जिला है कोटा। ये देखो कोटा है ना, यहां तक ये फैला हुआ है। ये ड्रॉ करूं मैं एक बार ब्लैक कलर से। ये कोटा जिला है पूरा यहां तक, ये हो गया। ठीक है, और ये इधर आपका हो गया बूंदी जिला। और दोनों की बॉर्डर जो है वो ये स्पॉट कर लो यहां पर, ये इस जगह। तो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहां इस जगह। तो ये जो नदी आई मेज नदी, जिसका मैं नाम लिख देता हूं मेज नदी, ये भीलवाड़ा के बिजोलिया से निकली। इसके बाद ये आपके बूंदी में गई और फिर कोटा और बूंदी की सीमा के पास में एक गांव है। वो गांव है भैंस खाना। यहां पर एक गांव है, ये लिखता हूं भैंस खाना। और ये गांव पड़ता है कोटा में। कोटा और बूंदी की सीमा के पास में है भैंस खाना गांव। वहां पर ये जाकर चंबल से मिल जाती है। अब दोनों जिलों की बॉर्डर है, इसीलिए कुछ किताबों में आपको ये मिल सकता है कि ये बूंदी जिले में ही चंबल से मिल गई। कुछ किताबों में ये मिल सकता है कि ये कोटा जिले में चंबल से मिल गई, लेकिन वो बॉर्डर पे है, इसीलिए ये प्रॉपर जो गांव दिया हुआ है ज्यादातर सोर्सेज में वो भैंस खाना गांव दिया गया है, जो कोटा जिले में बताया गया है। ओके, इसको भी हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की ये चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से आई। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से? इंदौर जिले से। इंदौर में कुछ पहाड़ियां हैं, महू की पहाड़ महू में जनापाऊ की पहाड़ियां, वहां से आई, राजस्थान में चित्तौड़ में एंटर किया। प्रॉपर 84गढ़ वो जगह है जहां पर एंटर किया। फिर ये थोड़ा आगे गई, भैंसरोडगढ़ में इससे एक नदी मिली जिसका नाम है बामणी। एक और नदी भैंसरोडगढ़ के पास से ही निकलती है और इससे आकर मिली, वो नदी है ईज नदी। फिर इसके बाद भैंसरोडगढ़ में एक प्रपात बनाया जिसको बोलते हैं चूलिया जल प्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में। अच्छा, अब जब ये देखो वापस डिस्कशन किया तो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि ये जो भैंसरोडगढ़ है, ध्यान रखना यहां पर एक दुर्ग भी बना हुआ है, और वो दुर्ग है जल श्रेणी का दुर्ग भैंसरोडगढ़ में। ये लिख देता हूं, ये यहां इस जगह ये भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ में एक दुर्ग है जो किस नाम से है? सिंपल भैंसरोडगढ़ के नाम से, और उसके चारों तरफ जल राशि है तो उसको जल दुर्ग बोलते हैं। और ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ को हम कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ है राजस्थान का वेल्लोर। क्लियर है बात? ओके, फिर हमने क्या बात की कि भैंसरोडगढ़ से ये आगे गई, यहीं पर चित्तौड़ में एक जगह है रावत भाटा, वहां पर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। फिर ये कोटा जिले में गई। कोटा में जब ये गई तो कोटा में इससे दो नदियां मिली, एक तो आलनिया नदी। आलनिया नदी जो कहां से निकली? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो
कोटा और झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जिनका ढाल उत्तर दिशा की ओर है। तो उन पहाड़ियों में से ये कोटा जिले से निकली आलनिया नदी और फिर कोटा जिले में ही चंबल से मिल गई। फिर हमने बात की कोटा जिले में नोनेरा जगह पर एक और नदी चंबल से मिलती है और वो जगह है काली सिंध। काली सिंध नदी कहां से आई? देवास की पहाड़ियों से, जो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में कहां एंटर किया? झालावाड़ के रायपुर गांव में, और इसके बाद नोनेरा में जाकर मिल गई। अब देखो फिर से चर्चा हुई तो काली सिंध की एक और बात मेरे दिमाग में आ गई, और ये मैं आपको बताऊं, यही बताया था मैंने आपको कि काली सिंध यहां से आई मध्य प्रदेश देवास की पहाड़ियों से, राजस्थान में झालावाड़ के रायपुर गांव में एंटर किया, उसके बाद ये गई और फिर यहाँ पर नोनेरा स्थान पर ये चंबल से मिल गई। इसकी टोटल लंबाई ध्यान रखना 278 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। ठीक है, किसकी? काली सिंध की। हालांकि काली सिंध के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसकी भी जितनी सहायक नदियां वो सारी आपको याद करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ये बात कर ली थी कि यहाँ पर एक नदी तो इससे मिली जिसका नाम था कुराल नदी, और वो कुराल नदी कहाँ से आई? ऊपरमाल के पठार से। ऊपरमाल का पठार जो कौन सा था? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में आता है, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में आता है, उस पठार से निकलकर और फिर बूंदी में जाकर इस चंबल से मिल गई थी। फिर हमने बात की एक और नदी की, मेज नदी की। मेज नदी जो कहां से निकली थी? बिजोलिया से निकली थी। बिजोलिया जो भीलवाड़ा में आता है, और उसके बाद फिर निकलने के बाद बूंदी और कोटा जिले की सीमा के पास में जो एक गांव है भैंसखाना, वहां पर यह चंबल से मिल गई। इतनी बात आ गई दिमाग में, अच्छे से जच गई। ठीक है, अब ये चंबल नदी जो है ये आपके आगे गई यहां सवाई माधोपुर में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में इससे कुछ नदियां और मिली। एक नदी तो इधर से आई, मध्य प्रदेश से आई, यहां से मध्य प्रदेश में, एमपी में कुछ पहाड़ियां हैं, सेहोर की पहाड़ियां। तो मध्य प्रदेश में सेहोर से एक नदी आई, और यह नदी है पार्वती नदी। कौन सी? पार्वती। ध्यान रखना, मैं पार्वती नहीं बोल रहा हूं, पार्वती नदी अलग है, यह पार्वती नदी है। पार्वती की भी बात करेंगे बाद में। तो मध्य प्रदेश में सेहोर से आई, राजस्थान में आई, और थोड़ी देर के लिए यहां पर 12 जिले के पास में यहां टकराई, और इसके बाद थोड़ी दूर तक इसने राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा भी बनाई। ठीक है, यहां पर फिर इसने एंटर किया राजस्थान में। तो कौन से जिले में एंटर किया? 12 में। 12 में जिस जगह पर एंटर करती है वो है करियाहट। ये यहां पर रेड स्पॉट कर दो, ये यहां एंटर किया, और ये जगह है करियाहट, जो कहां पर है? 12 में। ठीक है, अब इसके बाद ये आगे गई, फिर ये गई आपके कोटा जिले में। इसने फिर से यहां पर बॉर्डर बनाई, किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये बॉर्डर ही तो है ना, इधर ये पूरा हिस्सा कौन सा है? ये पूरा इधर तो ये मध्य प्रदेश ही तो लगता है यहां पे। तो एक बार तो यहां इसने बॉर्डर बनाई, अब ये वापस यहां बॉर्डर बना रही है। अब बॉर्डर बनाने के बाद ये नदी आपके यहां गई, एक मिनट, यहां गई और सवाई माधोपुर में इस जगह पर चंबल से मिल गई। ये जगह है आपकी पलिया। कौन सी जगह है? ये लिख लो, पलिया। और ये पलिया कहाँ आता है? SM, यानी कि सवाई माधोपुर जिले में आता है। क्लियर है? ठीक है साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इसके संबंध में भी अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बाद में बात करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब क्या हुआ देखो, एक और नदी है जो सवाई माधोपुर में इससे आकर मिली, और वो नदी है बनास नदी। बनास के लिए यहां आ जाओ, राजसमंद। राजसमंद में कुंभलगढ़ में पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां। ये राजसमंद में कूस है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में कुछ पहाड़ियां हैं खमनोर। ठीक है, यहां से ये निकली, चित्तौड़ गई, भीलवाड़ा गई, ऊपर फिर ये आपका अजमेर आया, अजमेर गई, फिर टोंक गई, फिर सवाई माधोपुर में आई, और सवाई माधोपुर में ये आपके यहां पे आके ये मिल गई। ठीक है साहब, यहां पर ये मिली, तो ये वाली जो जगह है वो है आपकी रामेश्वरम। तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये नदी, बनास नदी, चंबल से मिल जाती है, और यहां रामेश्वरम में टोटल 3 नदियां मिलती हैं। एक तो चंबल है ही, एक बनास हो गई, और एक तीसरी है सीप। तो यहां 3 नदियां मिलती हैं, चंबल प्लस बनास और प्लस सीप। तो 3 नदियों का संगम हो गया तो पवित्र जगह हो गई, और 3 नदियां मिल गई तो त्रिवेणी इसको बोल दिया। क्लियर है?
अब एक चीज का ध्यान देना, देखो यहां पर इससे पहले जो मैंने बताया था पार्वती नदी, उसको यहां मिला दिया था हमने, और किस जगह पर मिला था वो पड़िया। तो ये पड़िया थोड़ा सा आगे आएगा, यहां इस जगह पर आएगा, इधर मिला लेंगे हम। क्यों यहां पर मिला लेंगे? क्योंकि पड़िया से क्या करती है चंबल नदी, पड़िया स्थान से क्या करती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाना शुरू करती है। चंबल नदी जो है वो पड़िया स्थान से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाना शुरू करती है। तो ये जो डॉट मैंने किया था ना यहां पर, यहां थोड़ा सा इस बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे कर दिया था, तो यहां कर लेना, उसको एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। हटाऊं इसको, ये हटा दिया। अब भैया ध्यान देना, यहीं पर एक और नदी इस चंबल से मिलती है कोटा में, और वो नदी है कुन्नू नदी। इसको हटाओ, ये है कुन्नू। अब कुन्नू नदी कहां से निकली? तो ये आपके मध्य प्रदेश में कुन्नू से ही मिलता जुलता नाम है, कुन्नू और गुना। कुन्नू और गुना, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है गुना, गुना एमपी, यहां से ये निकली। निकलने के बाद आगे गई, आगे इसने 12 में एंटर किया, और 12 में एक जगह है मुसेरी गांव। यहां पर एक जगह है मुसेरी या मुसेड़ी, जो भी लिखा हुआ है किताबों में देख लेना, मुसेरी दोनों ही लिख देता हूं मैं, मुसेरी या मुसेड़ी गांव। यहां पर इसने एंटर किया, आगे गई साहब, बढ़िया घूमती फिरती आगे गई, और ये क्या मन में आई इसके, ये बाहर निकल गई। यानी 12 में एक बार इसने एंटर किया और ये 12 से बाहर निकल गई, ठीक है। अब बाहर निकलने के बाद ये फिर से राजस्थान में एंटर कर गई कोटा जिले में से। तो पहली बार तो इसने एंटर किया 12 के मुसेरी गांव में, और दूसरी बार यहां कोटा में एंटर कर रही है, ये है गोवर्धनपुरा गांव, गोवर्धनपुरा गांव। तो ये कुन्नू नदी ऐसी है जो राजस्थान में 2 बार एंटर करती है चंबल की सहायक नदियों में से। पहली बार 12 के मुसेरी गांव में, और दूसरी बार कोटा जिले के गोवर्धनपुरा गांव में एंटर करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर कोटा जिले में ही जाकर ये आपके मिल जाती है चंबल नदी से। अब इससे पहले जो मैंने पार्वती नदी को ड्रॉ किया था, तो आप थोड़ा सा देख लेना, आगे या पीछे अगर कोई लाइन हो जाती है तो देख लेना। जैसे यहां से मैंने ड्रॉ किया था, तो ये लाइन थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो वो एडजस्ट कर लेना आप। वैसे भी मेरा ये मानना है कि ये नदियों वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब आगे क्या हुआ, ये चंबल नदी आपके गई, और फिर ये जाते 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 कहाँ चली गई भैया, वापस वही बात, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इटावा में। इटावा में कौन सी नदी से? मुरादगंज से, यमुना नदी से मिल गई। इटावा के मुरादगंज में यमुना नदी से जाकर मिल गई। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब हम एक बार इन चंबल की सहायक नदियों को एक टेक्निक के माध्यम से देखना चाहते हैं, ताकि हम इनको लंबे समय तक याद रख सकें। उस टेक्निक की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। यह टेक्निक है, और ये टेक्निक बताऊं तो उससे पहले ये स्पष्ट कर देता हूं कि चंबल नदी के संबंध में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। रिवर ऑफ राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है, वहां चंबल नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन वहां पर जो मैंने ट्रिक बताई थी वो बहुत छोटी ट्रिक थी, उसमें सीमित नदियां थी। तो इसीलिए अब इस ट्रिक को मैंने अपग्रेड कर दिया है, और आप भी अपने ज्ञान को अपग्रेड कर लेना, क्योंकि अब इस ट्रिक के माध्यम से मैंने चंबल नदी की लगभग जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो ये वाली ट्रिक ध्यान कर लेना, जो उसका अपडेटेड वर्जन है। अब क्या ध्यान रखना है कि ये हैं आपके काकोसा, यानी आपके चाचा, और आप अपने चाचा को प्यार से बोलते हैं काकू। ये कुछ रेत है, बासी रेत। बासी का मतलब इसमें कंकड़ पत्थर है, और आप अपने काकोसा से क्या कह रहे हैं कि काकू इसमें, यानी इस बर्तन में ये जो बासी रेत है ना, ये डाल दो। काकू, ये कहा आपने, काकू आप इसमें बासी रेत डालो, ये कहा। अब करोगे क्या आप इस रेत का? तो आप चौक बनाओगे। ये दिख रही है व्हाइट व्हाइट, ये चौक है। चौक जो हम लिखते हैं स्लेट पर और बोर्ड पर, उसको चौक बोलते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो बासी रेत है इसमें कंकड़ पत्थर थे। अब चौक ऐसी रेत से बन नहीं सकती, तो फिर आपको छानना पड़ा, और छानने के लिए आपने ये जाली मंगा ली। तो ये लास्ट के 2 शब्द ध्यान रख लेना, जाली चौक। जाली किस लिए मंगाई? आपने छानने के लिए, और चौक आपको बनानी थी। तो इस ट्रिक में चंबल की सारी नदियां आ गई। पहले हम ये देखते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कौन सी नदी राइट साइड से मिल रही है और कौन सी नदी लेफ्ट साइड से मिल रही है, कौन सी नदियां राजस्थान में मिल रही हैं और कौन सी नदियां मध्य प्रदेश में चंबल से मिल रही हैं।
तो क्या मतलब है, का मतलब हो गया काली सिंध। कू के दो अर्थ हैं, एक तो है कुन्नू, बता दिया मैंने आपको, एक है कुराल, ये भी बता दिया। आप, तो आ का अर्थ हो गया आलनिया, बता दिया आपको। पै का मतलब हो गया पार्वती, बता दिया आपको। फिर इसमें तो ई का मतलब हो गया ईज नदी, ये भी बता दिया आपको। मे का मतलब हो गया मेज नदी, ये भी पढ़ा दिया आपको। इसमें ये जो शब्द है से, अक्षर है जो शय, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर बासी, तो बै में दो अर्थ निकलते हैं, एक है बामणी और एक है बनास। तो एक तो हो गया आपका बामणी, पढ़ा दिया, बनास पढ़ा दिया, ठीक है। अब सी के देखो, सी के दो अर्थ हैं, एक है सिवान और एक है शिप्रा। ये सिवान और ये शिप्रा, दरअसल ये सही उच्चारण नहीं है शिप्रा, शिप्रा को ऐसे लिखते हैं क्षिप्रा, ये सही नहीं है, ये शिप्रा सही नहीं है, सही क्या होता है उच्चारण, क्षिप्रा। लेकिन हमको याद रखना है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, और आप भी ऐसे ही ध्यान रखना, इसको मैं हटा देता हूं। तो सी के दो अर्थ हो गए सिवान और शिप्रा। इसके बाद रेत, तो रेत का मतलब हो गया रेतम, ये हो गया रेतम, ठीक है। और इसके बाद ये जाली और चौक, तो जाली का मतलब क्या था, गुंजाली, ये मैंने नहीं पढ़ाया तो ये मैं आपको अभी बता देता हूं। और इसके अतिरिक्त चाक, तो चाक का मतलब हो गया आपका चाकण। तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं। अब समझना, एक तो इसमें ये जो तीन नदियां हैं, सिवान, शिप्रा और रेतम, ये वाली जो यहां इस ट्रिक में यहां आई थी, सी का मतलब सिवान, शिप्रा और रेत का मतलब रेतम। तो ये तीन नदियां ऐसी हैं चंबल की सहायक नदियों में से जो मध्य प्रदेश में ही चंबल से मिल जाती हैं, ध्यान देना। इसको क्लियर कर लेते हैं। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से आई, राजस्थान में यूं आई, इसके बाद ये ऐसे और यूं गई, ये थोड़ा सा बाहर चली गई, ध्यान देना, ये यूं ऐसे, फिर ये इस तरीके से यूं ऐसे गई, यूं गई। तो कौन सी नदियां बताई मैंने आपको, तीन, सिवान, शिप्रा और रेतम। तो ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश में ही इससे मिल जाती हैं, तीनों नदियां। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लिख दूं पहले मैं, सिवान, शिप्रा और रेतम। सवाल पूछा जा सकता है कि चंबल की सहायक नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में ही चंबल से मिल जाती हैं। तो ये तीन नदियां हो गई, क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त तो दो नदियां और थी ट्रिक में जो मैंने आपको नहीं बताई, मेरे दिमाग से निकल गई होंगी, एक तो गुंजाली और एक चाकण। ये दोनों भी मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान देना। ये चंबल नदी जब आपकी आई तो मध्य प्रदेश से एक नदी आपकी आती है, ये यहां मध्य प्रदेश है, ये ब्लू ले लो क्योंकि सारे डॉट ब्लैक ही हैं, ये यहां मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जाट गांव, कहां पर, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहां से आई और यहां ये चित्तौड़ में आकर, चित्तौड़ जिले में ये आकर चंबल नदी से मिल गई, ठीक है। तो और ये नदी लिख लेना आप, कौन सी नदी बता रहा हूं मैं, गुंजाली नदी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि गुंजाली नदी है, मध्य प्रदेश में जाट गांव में आई और राजस्थान के चित्तौड़ में चंबल नदी से जाकर मिल गई, क्लियर है, ओके। अब एक और नदी आपकी रह रही थी, कौन सी, चाकण। तो चाकण समझना, चाकण के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा बूंदी में, और बूंदी से ये निकलती है चाकण। बूंदी से निकलने के बाद ये गई आपके सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में ये जाकर आपके चंबल नदी से मिल जाती है। बस इतनी सी बात है इसकी, चाकण नदी की, क्लियर है। अब यहां ये नोटिस करना, चंबल की मैंने जितनी भी आपको नदियां बताई, इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सी नदियां हैं जो राइट साइड से चंबल में मिलती हैं और कौन सी नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से चंबल में मिलती हैं। देखो ये चंबल जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे यूं, तो ये इधर से यहां से जा रही है ना, मध्य प्रदेश में शुरुआत तो यहीं से हुई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट है और ये वाला जो हिस्सा है ये राइट है, क्लियर है। या इसको आप यूं भी बोल सकते हो, इधर की जो नदियां हैं वो पश्चिम से मिलती हैं और इधर की जो नदियां हैं वो पूर्व से मिलती हैं, क्लियर है, ठीक है। यहां इस साइड में इससे जो नदियां मिलती हैं चंबल में वो कम है, यानी जो नदियां इससे लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं वो कम है, तो मैं केवल लेफ्ट साइड वाली नदियां बता देता हूं। इसके अतिरिक्त जितनी भी नदियां बचेंगी वो सब राइट साइड से आकर मिलेंगी और याद करना भी इजी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से जो नदी मिलती है उसमें एक तो हो गई बामणी, ध्यान करो मैंने आपको बताया था बामणी नदी चित्तौड़ में मिलती है। एक हो गई, वैसे ही ध्यान रखना, बनास,
अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, ये रफली बना रहा हूं, तो क्रम के अनुसार नहीं बना रहा, केवल नदियों के नाम बता रहा हूं। बनास हो गई, बामणी हो गई, इसके अलावा मेज हो गई, इसके अलावा ईज हो गई। ईज हालांकि मैंने डायग्राम में आगे बना दी, वो चित्तौड़ में मिलती है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, तो केवल ये ध्यान रखने के लिए कि कौन सी नदियां लेफ्ट से मिल रही हैं। ईज हो गई और आपकी हो गई चाकण। तो ये नदियां हैं 5 जो चंबल नदी में लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं। अब चंबल की सारी नदियां तो आपको पता ही है टेक्निक के माध्यम से, तो बाकी जितनी भी बची वो सब कहां से मिलेंगी, राइट साइड से जाकर, और फिर चंबल नदी में मिल जाती हैं। क्लियर? ठीक है साहब, तो ये हिस्सा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चंबल की सहायक नदियों की सहायक नदियां कौन सी हैं उसकी बात करें, तो उससे पहले एक बार चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं और कौन सी परियोजना के तहत बने हुए हैं और कब कब बने हैं, कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है और क्या विशेषताएं हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं।